हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपी पीटी, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां रसायन का स्राव करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे क्या निकलता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ऊर्जा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्मोन। दोस्तों, याद रखिएगा कि दो प्रकार की जो मेनली ग्रंथियां होती है, वैसे तीन टाइप की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां और एक होती है मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और जितनी भी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है उनसे एंजाइम्स निकलते हैं, और जितनी भी मिश्रित ग्रंथियां होती हैं उनसे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्रावण करती है, यानी कि क्या निकालती है? याद रखिएगा, हार्मोन का स्रावण करती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी उर्वरक या फिर ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वरक। दोस्तों, बीजों के अंकुरण के लिए कई कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो नमी होनी चाहिए, दूसरी मिट्टी होनी चाहिए, और तीसरी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और एक निश्चित तापमान होना चाहिए। उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग पाचन क्रिया में भूमिका नहीं निभाता है? ऑप्शन आपके सामने मुख, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी ब्रक या फिर ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रक। दोस्तों, पाचन क्रिया में मेन काम होता है भोजन को पचाना। यहाँ पर मुख, आमाशय और छोटी आंत तीनों की तीनों पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जो ब्रक है इसका काम पाचन क्रिया में भाग लेना नहीं है, बल्कि ये शरीर में जितनी भी अवशिष्ट चीज़ें होती हैं, जितनी भी व्यर्थ चीज़ें होती हैं, उनको अलग करने का काम करता है और उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि सीधे लैंग्वेज में अगर कहे तो रक्त में जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, रक्त को छान कर उसे मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम ब्रक करता है, यानी कि किडनी करता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ये पाचन क्रिया में भूमिका नहीं निभाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो क्लोरीन है ये एक तरीके से विरंजन का काम करता है, यानी कि जो रंग उड़ाने का काम वो क्लोरीन करता है। इसके साथ साथ ये कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है, और स्विमिंग पूल में इसको मिलाकर कीटाणुओं को मारा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लास्टिक उद्योग, ऑप्शन बी कोयला उद्योग, ऑप्शन सी कागज उद्योग या फिर ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी की अगर बात करें, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो ये एक उभरता हुआ उद्योग है, और ऐसे उद्योग जो कि आजकल उभर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इनका विस्तार धीरे धीरे पूरे विश्व में हो रहा है, उनको सनराइज उद्योग में रखा जाता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के जो व्यक्ति थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो जेबी कृपलानी ने की थी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो 1938 और 39 में हरिपुरा और त्रिपुरी अध्यक्षता में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ब्यूटेन या फिर ऑप्शन डी डीजल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन आपके सामने बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि जो कबड्डी है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, किस रिपोर्ट में सबसे पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन आपके सामने वियना रिपोर्ट, ऑप्शन बी ब्रैटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन सी क्योटो रिपोर्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रैटलैंड रिपोर्ट। दोस्तों सतत विकास क्या होता है कि आजकल हम जितनी भी चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उनको हम भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर उनका उपयोग करें, ताकि उनके लिए भी सारी चीज़ें बची रहे और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार ब्रैटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। अगला क्वेश्चन, तीर्थराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वाराणसी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी खजुराहो या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक। दोस्तों याद रखिए कि अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है और अमरकंटक से ही सोन नदी का भी उद्गम होता है और इसी को तीर्थराज कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन बी विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय रेल संग्रहालय या फिर ऑप्शन डी भारतीय संग्रहालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संग्रहालय। तो याद रखिएगा कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है और इसे इंपीरियल संग्रहालय भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ज्वालामुखी, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी भूकंप या फिर ऑप्शन डी नदियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी। दोस्तों याद रखिएगा कि ज्वालामुखी को ही प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए। तो याद रखिएगा कि अमेरिका में ही उंगली नुमा झील स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बरेली, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी सहारनपुर या फिर ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरेली। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई यानी कि जो माचिस होता है, इस उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण से होता है, आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है पुतली का फैलाव, ऑप्शन बी हृदय गति में वृद्धि, ऑप्शन सी रक्त नलिकाओं में सिकुड़न या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय गति में वृद्धि। तो याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति में वृद्धि उत्पन्न हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर शब्द किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यानी कि हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं उतनी ज़्यादा जितनी ध्वनि प्रदूषण होता है उसको अवशोषित इन पेड़ पौधों के द्वारा कर लिया जाता है और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। इसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। तो याद रखिएगा कि पन्ना हीरा की खदान मध्य प्रदेश में है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है और ये महानदी पर है। और महानदी कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने केचुआ, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग या फिर ऑप्शन डी बाज।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिद्ध। तो याद रखिएगा कि गिद्ध को अपमार्जक के अंतर्गत रखा जाता है, इसको अपघटक के अंतर्गत नहीं रखा जाता। यानी कि जितने भी व्यर्थ चीज़ें होती हैं या फिर कह सकते हैं कि जितने भी जटिल कार्बनिक मृत चीज़ें होती हैं उनको पृथ्वी से पूरी तरीके से गायब कर देता है। कौन? गिद्ध। यानी कि गिद्ध को ही हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं और गिद्ध को ही याद रखिएगा कि पर्यावरण मित्र पक्षी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेफेन देश क्या होते हैं? ऑप्शन आपके सामने प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नेपेंथिस है ये कीटभक्षी पौधा है, यानी कि अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। और ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, इसको मांसाहारी में रख देते हैं या फिर उपभोक्ता में रख देते हैं, लेकिन ये एक पौधा है और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति उन कीड़ों से करता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं रखेंगे, इसको प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी तट या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। दोस्तों विश्व में टोटल लगभग 34 हॉट स्पॉट है और भारत में लगभग 4 हॉट स्पॉट है, जिनमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड, ये 4 स्थित है। यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस सबसे अधिक जहरीली है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जहरीली गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड को ही दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी सिफिलिस या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर। तो याद रखिएगा कि ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। ये एक सीधा कह सकते हैं कि एक परिभाषा है। अगर आपसे कैंसर की परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि को ही हम कैंसर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी यूरेनियम या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।